हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग टॉक्स। आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज़ रहेंगे इकोनॉमिक्स के, और इसमें भी हम टॉपिक करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। मेजरली ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चंस रहेंगे और लिखे मैंने सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको साथ में हिंदी में बताती रहूँगी और थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए बैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, और बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। अब देखिए, बैंकिंग से आपको सबसे पहले क्या माइंड में स्ट्राइक करेगा, तो करेगा आरबीआई। क्योंकि आरबीआई ही सभी जितने भी बैंक हैं सारे आरबीआई के अंडर काम करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, बैंकिंग से आपको याद आना चाहिए आरबीआई की। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई भी कैसे आया होगा, कोई ना कोई कमीशन आया होगा, किसी न किसी ने बात की होगी कि हाँ आरबीआई होना चाहिए इस तरह का। तो जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन। नाम था कमीशन का हिल्टन यंग कमीशन। ये 1920s के आसपास आया था हिल्टन यंग कमीशन। और इसी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। तो पूछा जाए कि आरबीआई का सुझाव किसने दिया था, तो हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था 1920s में। और हिल्टन यंग कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन यहाँ पे लिख देती हूँ, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो करेंसी और फाइनेंस से ये जुड़ा हुआ है आरबीआई। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इससे पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1940s के आसपास, आप डेट एकदम देख लेना, 1940s के आसपास इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता से। ठीक है जी, आरबीआई आ गया। अब क्या होगा, आरबीआई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो शेड्यूल बैंक और दूसरे नॉन शेड्यूल बैंक। अब देखिए क्या थे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन से होंगे? जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आते हैं। और नॉन शेड्यूल वो होते हैं जो इस शेड्यूल के अंदर नहीं आते हैं। शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 2 के अंडर जो आते हैं वो होंगे शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल्स बैंक को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नॉन शेड्यूल नहीं आते हैं शेड्यूल के अंदर, तो उनको आगे नहीं डिवाइड किया गया है। और जो शेड्यूल हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है और रीजनल रूरल बैंक हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक को देखिए, इसमें दो लिखे हैं मैंने, एक लिखा है एसबीआई और एक लिखा है नेशनलाइज्ड। अब देखिए, मैंने एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक अलग क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो एसबीआई है ये बिल्कुल अलग एक्ट से बनाया गया बैंक था, इसीलिए इसको नेशनलाइज्ड बैंक की लिस्ट से बाहर रखा गया है, अलग रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। इसको हम मना नहीं कर सकते कि ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, लेकिन इसको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है क्योंकि इसे जो है वो अलग तरह के एक अधिनियम से बनाया गया था। एक लौता ऐसा सरकारी बैंक है ये जो अलग अधिनियम से बना था, और इसलिए आरबीआई ने अपनी परिभाषा में इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के दायरे से बाहर रखा है। एसबीआई एक्ट कब आया था? 1955 में। इसको कैसे रिलेट कर लेना भाई, एस लिखा है यहाँ पे, एसबीआई, एस से 1955, 5 भी कुछ रिलेट कर लेना एस और 5 से। 1955 में आया था एसबीआई एक्ट। और उसके बाद है नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद कुछ बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किया गया, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें कहा गया नेशनलाइज्ड बैंक। अब देखते हैं कि कौन कौन से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और कब से ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया गया था। तो ये काम किया था इन्होंने सबसे पहले 19 जुलाई 1969, 19th of जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया गया था। और 1969 में ही इन्होंने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। 14 ऐसे बैंक थे जिन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया था। और ये कौन कौन से बैंक थे, इसकी आप लिस्ट
सर्च करके बनाइएगा कि कौन कौन से बैंक थे। 14 बैंक्स का नाम लिख लीजिएगा, कौन कौन से बैंक ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया था। अब 1969 के बाद 1980 में फिर से इन्होंने नेशनलाइज किया। कितने बैंक्स को? 6 मोर बैंक्स को। अब 14 1969 में हो गए थे और 1918 में 6 और बैंक्स को इनमें जोड़ा गया। तो अब टोटल कितने बैंक हो गए नेशनलाइज्ड? टोटल हो गए 20 बैंक्स। तो 1980 तक कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था? तो 20 बैंकों को। 1980 तक 20 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। अब नेशनलाइज तो कर दिया, बहुत से बैंकों को कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम आई? अब क्या हुआ कि कोई बैंक नहीं चल रहा, किसी का दिवालिया निकल रहा है, तो क्या किया इन्होंने? बैंकों को मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मर्ज मतलब मिला दिया गया, जैसे एक दो बैंकों को मिलाकर एक ही बैंक बना दिया गया। इसका एग्जांपल है जैसे पीएनबी है आपका, जो पीएनबी बैंक है उसमें बैंक ऑफ इंडिया, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसे मर्ज किया गया था, तब जाके पीएनबी को बनाया गया था। और इसी तरह से काफ़ी बैंक्स को मर्ज किया गया। ये भी आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में अगर आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप ये भी सर्च कीजिएगा कि कौन कौन से बैंक्स को मिला के एक जो नया बैंक तैयार किया गया था, कौन कौन से बैंक थे वो जिन्हें मर्ज किया गया था। इसी तरह से सभी जो बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया। अब लास्ट में आपके पास 2021 तक आते आते हमारे पास टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बच चुके थे। 20 में से 12 बैंक ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर में आते थे। पब्लिक सेक्टर ये, तो आपके पास पब्लिक सेक्टर में कितने बैंक आते हैं? 12 बैंक्स। अब देखिए, मैंने नेशनलाइज्ड क्यों नहीं कहा? मैंने कहा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर आते हैं एसबीआई और नेशनलाइज्ड, यानी एक तो हो गया आपका एसबीआई बैंक और 11 जो हो गए वो हो गए नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो एसबीआई है वो नेशनलाइज्ड बैंक है या नहीं है। तो देखिए, है तो ये नेशनलाइज्ड बैंक है, लेकिन जो आरबीआई है उन्होंने इसे नेशनलाइज्ड बैंक की लिस्ट से अलग रखा है, बाहर रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनलाइज्ड बैंक वाज मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। 1993 में कौन से बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाया गया था? तो वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक था उसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? एसबीआई कब नेशनलाइज किया गया था इसको? तो देखिए, मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, ऐसे आपको क्या याद रखना है? 5। तो इसका आंसर होगा 1955। और एसबीआई से आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहला पुराना नाम था इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया देख लेना, ये इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। और ये जो इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया था, इसमें भी 3 बैंक को मर्ज करके बनाया गया था। इंपीरियर बैंक को, इसमें 3 बैंक थे, एक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को मिला के मर्ज करके इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई किया गया था। 1955 में ही इसका नाम भी चेंज किया गया था और नेशनलाइज भी किया गया था 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980? तो मैंने यहाँ बताया 1980 में, ये रहा 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? 6 बैंक्स को। हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969? 1969 में कितने बैंक किए गए थे? 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1894 में पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द फॉरेन कंट्रीज?
तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या कॉरपोरेशन बैंक? तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए जो लिस्ट है वो इस तरह से है कुछ। जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो आता है एसबीआई। एसबीआई की फॉरेन कंट्रीज में ब्रांचेस है 52 के अराउंड। उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा की हैं 50 ब्रांचेस। और लास्ट में आते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इसकी है 29 ब्रांचेस। इस तरह से ये सीरियल है। तो यहाँ पे एसबीआई तो आपको ऑप्शन में है नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1919? तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसको महात्मा गांधी द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था 1919 में? 1919 में महात्मा गांधी ने कौन से बैंक का उद्घाटन किया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी किस ट्रिक से याद रख सकते हैं? देखो यूनियन शब्द काफी मिलता जुलता है ना महात्मा गांधी से। आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ऑफिसेज हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं? तो देखिए नंबर ऑफ ऑफिसेज जो एसबीआई है ये पहले नंबर पे है, ठीक है, एसबीआई पहले नंबर पर है। तो एसबीआई के बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेस है 704 ब्रांचेस। 9th क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI इज लोकेटेड इन? तो ये है क्या? सबसे पहले तो ये देखो IRDAI इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ साथ में नोट करते जाइएगा, मैं इतना लिख रही हूँ तो इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, आप भी साथ साथ में नोट कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये है IRDAI। इसका काम क्या है? इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करवाना इसका काम है IRDAI का। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ है? तेलंगाना। राइटिंग भाई देख लेना, हैदराबाद में है, हैदराबाद के तेलंगाना में IRDAI का हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस का डेवलपमेंट करना। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका एक्ट भी आया था 1999 में। जो IRDAI है इसका एक्ट आया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉइन मिंटिंग साइट? अब अलग सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो कॉइन मिंटिंग साइट। अब भाई हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, पैसे आएंगे, सिक्के आएंगे, तो सिक्कों का जो ढलाई की जाती है, हिंदी में यही आया था, मैंने सर्च किया था मिंटिंग का, तो ढलाई दे रहे थे, सिक्का ढलाई स्थान। इसका क्या था हिंदी में? सिक्का ढलाई स्थान। तो कॉइन मिंटिंग साइट्स पूछ रहे हैं, तो इंडिया में 4 कॉइन मिंटिंग साइट्स हैं। अब इनमें से एक ऐसी है जो नहीं है, 3 ऐसी हैं जो है, और एक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैसूर नहीं है, नोएडा है, कोलकाता भी है और हैदराबाद भी कॉइन मिंटिंग साइट है। एक और है जो आप ऐड कीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये चौथी है यहाँ पे नोएडा तो है इसमें ऑप्शन में। मुंबई कौन सी बची? मुंबई, ठीक है जी। ये 4 साइट्स हैं कॉइन मिंटिंग साइट्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नोट्स प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? अब कॉइन की बात तो कर ली, नोट भी तो आएंगे। नोट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इनमें से पूछा कौन सी नहीं है? तो ये भी 4 हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस भी 4 हैं, ये भी कॉइन मिंटिंग साइट्स भी 4 थी और नोट प्रिंटिंग प्रेस भी 4 हैं। अब देखिए इनमें से हमें ढूंढना कौन सी नहीं है। साल्बनी ये भी है, मुंबई नहीं भाई, मुंबई ऊपर आ गया, यहाँ कैसे आ गया? मुंबई नहीं होगा इसमें। देवस भी होगा, नासिक भी होगा और एक और ऐड कीजिएगा 1 2 3 और 4th नंबर पे एक और ऐड कीजिएगा। नासिक आ गया, देवस आ गया, साल्बनी आ गया, मैसूर जो ऊपर ऑप्शन में दे रखा था ना, जिसे हमने गलत कर दिया था यहाँ पे, ये मैसूर यहाँ आएगा, ठीक है, 4थे नंबर पर है मैसूर, ठीक है। 12th क्वेश्चन है ऑफ विच कमीशंस रिकमेंडेशंस RBI वाज एस्टैब्लिश्ड?
कौन से कमीशन के रिकमेंड करने पर आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, हिल्टन यंग कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई? आरबीआई के कुछ काम भी होते हैं जो आपको लिस्ट ये भी तैयार कर लेनी है। आरबीआई के वर्क्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, वर्क एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये आपको लिख लेना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, बैंक ऑफ द बैंक्स। हाँ भाई, बैंकों का बैंक तो आरबीआई है ना, सभी का हेड तो यही है, तो ये तो होगा बिल्कुल सही है ये भाई। क्रेडिट कंट्रोलर भी है, यही है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, यही है। एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो आरबीआई सीधा सीधा पैसा तो नहीं देता है ना फार्मर्स को। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट है, सीधा सीधा आरबीआई थोड़ा ना देगा। तो ये ऑप्शन इसका सही लग रहा है, ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। फंक्शंस या वर्क ये देख लेना, फंक्शंस और वर्क्स ऑफ आरबीआई। 14th क्वेश्चन है, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया? इंडिया में कॉइन्स को कौन मिंट करता है, ढलाई कौन करता है भाई कॉइन्स की? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी दे रखा है ऑप्शन में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही जो है वो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की उसको देखता है इंडिया में। व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? देखिए 1935 में आया था एक्ट, ठीक है जी, और 1949 में से नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था आरबीआई को। ठीक है, दो डेट्स आपको याद रखनी है, 1935 और 1949 में। 1935 में एक्ट आया था इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में से आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से वर्ड्स का यूज नहीं होता है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो होता है भाई, रेपो रेट भी है, बैंक रेट भी है, ब्लू चिप नहीं है। ठीक है, तो ब्लू चिप इसमें नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज ऑल्सो नोन एज की पॉलिसी रेट? कौन से रेट को की पॉलिसी रेट भी कहा जाता है? रेपो रेट। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। Who gave the model of market socialism? Oscar Lange. Sponsored bank has how much percentage share in RRB? रीजनल रूरल बैंक में कितना परसेंटेज शेयर है? जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनका कितना परसेंटेज शेयर है? तो ये है स्पॉन्सर्ड बैंक का है 35%। अब इसमें ये भी बता देते हैं थोड़ा सा, 35% है स्पॉन्सर्ड बैंक का, 15% है स्टेट के बैंक का, और जो एक और, अच्छा 50 ऑप्शन में नहीं देखा, एक और कर लीजिए, 50% रहता है सेंटर का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक? रीजनल रूरल बैंक की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? तो नाबार्ड। ये नाम तो काफ़ी सुना होगा आपने, नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म सर्च कीजिए और लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्च करके खुद आप जब आप लिखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ याद रहती है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हैव इट्स हेडक्वार्टर एट मंडी में? हिमाचल प्रदेश के जो बैंक है उनका हेडक्वार्टर है ग्रामीण बैंक का। नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? अब ये भी पूछ रहा है कि नाबार्ड आया कब था, तो ये आया था 12 जुलाई 1982 में आया था नाबार्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज नॉट द पार्ट ऑफ मर्जर टू बी ए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक? तो कौन सा बैंक है जिसे मर्ज नहीं किया गया था हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में? वॉज नॉट है ना, हाँ नहीं किया गया था। बैंक ऑफ सिरमौर, हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी, पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा, या नन ऑफ दिस? तो इसका होगा बैंक ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट द पेरेंट बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन 1953?
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 1953 में। महासू सेंट्रल बैंक है, मंडी है, चंबा है, ये बैंक ऑफ सिरमौर। तो इसका आंसर बी होगा बैंक ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट है मिंटिंग, यहाँ पे टी लगा लेना। मिंटिंग एंड लॉगिंग कम्स अंडर विच सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी या नन ऑफ दीज? तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। मिंटिंग और कॉइनिंग तो प्राइमरी सेक्टर में आएगी। चलिए जी 25 क्वेश्चन हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन बाद में नोट कर लेना इनको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बैंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा आप पढ़िए और उसके बाद इसे सॉल्व खुद करने की भी कोशिश कीजिए, तभी आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो काम आएंगे, ऐसे तो भूल जाओगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।